नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम समाजवाद का अध्ययन करेंगे। मित्रों, समाजवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है, एक सिद्धांत है, एक आंदोलन है। इसके द्वारा उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है। समाजवाद के द्वारा व्यक्तिवाद और पूंजीवाद का खंडन किया जाता है। इसलिए समाजवाद के द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र इत्यादि के क्षेत्र में कार्य किया गया है। तो मित्रों देखते हैं, इस व्यवस्था के द्वारा अन्याय, अत्याचार और शोषण को समाप्त करने का कार्य किया जाता है। फ्रेंड्स, समाजवाद, सोशलिज्म। तो फ्रेंड्स, सोशलिज्म क्या है? समाजवाद एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थ्योरी है, एक व्यापक सिद्धांत है। मित्रों, इसमें उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधन, जो वस्तुओं और सेवा का उत्पादन होता है, वितरण होता है और विनिमय होता है, इसके प्रमुख साधन होते हैं। तो इन पर मित्रों सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण होना चाहिए। सरकार का नियंत्रण होता है, समाज का स्वामित्व होता है, इसलिए इसे समाजवाद कहा जाता है। समाजवाद व्यक्तिवाद और पूंजीवाद का खंडन करता है। मित्रों, इस समाजवाद के द्वारा व्यक्तिवाद और पूंजीवाद का खंडन किया गया है, क्योंकि इसमें समुदाय की भलाई का कार्य किया जाता है। समुदाय प्राथमिक होता है और अन्याय, शोषण को समाप्त किया जाता है। तो मित्रों देखते हैं, इसमें कार्ल मार्क्स, मित्रों कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को वास्तविक रूप में उतारने का प्रयास किया था। इससे पहले भी समाजवाद आया था, वो काल्पनिक समाजवाद था, लेकिन मार्क्स के द्वारा समाजवाद को इंप्लीमेंट करने के लिए विचार दिया गया था। तो मित्रों देखते हैं, इसमें इसने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की है। कार्ल मार्क्स के द्वारा समाजवादी विचारों को, जिसे साम्यवादी कहा जाता है, अपने विचारों को स्थापित करने के लिए दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की जाती है। मित्रों, इसे वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहते हैं। कार्ल मार्क्स को क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिज्म का पिता कहलाता है। इसके समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि समाजवाद को कैसे लागू किया जाए, इसके लिए इसने नीतियां और योजनाएं प्रस्तुत की थी और इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी तैयार किया था। इसलिए इसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। मित्रों, इसके अनुसार प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार दिया जाना चाहिए। अर्थात इसने समाजवाद की एक उत्कृष्ट परिभाषा दी। प्रत्येक व्यक्ति है, उसे उतना काम लिया जाए जितना वह कर सके और उसको उतना दिया जाए जितनी उसकी आवश्यकता है। इस तरह से मित्रों ये समाजवाद उत्कृष्ट श्रेणी का था। इसे मित्रों इसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स ने समाज में मुख्यतः दो वर्ग माने थे, एक शोषक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग। जो वस्तुओं और सेवाओं के साधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है उसको शोषक वर्ग कहा, और जिसका अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है, श्रमिक बन जाता है, मजदूर बना रहता है, उसको उसने शोषित वर्ग कहा या सर्वहारा वर्ग कहा था। तो फ्रेंड्स, इसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया और कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स का कथन है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जीतने के लिए पूरा संसार है। इस तरह से वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के द्वारा संपूर्ण विश्व के मजदूरों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इसने विचार दिया था। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, CF जोड़, एक विद्वान है। इन्होंने समाजवाद की आलोचना के रूप में कुछ वाक्य दिया है। समाजवाद एक ऐसा टोप है, समाजवाद की तुलना एक टोपी से की है, एक टोप के समान है जिसकी शक्ल अत्यधिक धारण के कारण बिगड़ गई है। इस तरह से मित्रों समाजवाद की तुलना एक टोप से करते हैं और कहते हैं कि समाजवाद में भिन्न भिन्न थिंकर, विचारक, कार्यकर्ता, उन्होंने इसकी परिभाषा अलग अलग तरीके से दी है, इसलिए इसकी शक्ल बिगड़ चुकी है। प्रूधो क्या कहते हैं मित्रों?
ए प्रूदो पॉलिटिकल थिंकर है, वो कहते हैं संपत्ति चोरी है, संपत्ति चोरी है। इस समाजवादी के द्वारा कहा गया हम अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति सृजित करें, तो कहीं ना कहीं दूसरे के हिस्सा की संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, और जो फालतू संपत्ति है वो वास्तव में एक चोरी है। हमारे आवश्यकता के लिए जो संपत्ति है वही रियल प्रॉपर्टी है, और आवश्यकता से अधिक संपत्ति का सृजन करते हैं वह वास्तव में एक चोरी है। नेहरू जी क्या कहते हैं मित्रों? नेहरू जी कहते थे समाजवाद, नेहरू जी समाजवादी विचारधारा को स्वीकार करते थे और कहते थे समाजवाद को मैं अपने हृदय और मस्तिष्क में रखता हूं, समाजवाद को मैं अपने हृदय और मस्तिष्क में रखता हूं, हार्ट में और ब्रेन में सोशलिज्म को रखता हूं। क्योंकि नेहरू जी लोकतांत्रिक समाजवादी थे, वह लोकतांत्रिक समाजवादी मूल्यों का समर्थन करते थे, इसलिए वह हृदय और मस्तिष्क में समाजवाद को रखने की बात कहते हैं। मित्रों, लोकतांत्रिक समाजवाद में संवैधानिक साधनों के द्वारा धीरे धीरे समाजवादी मूल्यों को स्थापित करने का कार्य किया जाता है, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था में शोषण नहीं होता है, अन्याय अत्याचार नहीं होता है, सर्वहारा वर्ग भी समाज की मुख्य धारा में रह सकता है। इसलिए नेहरू जी लोकतांत्रिक समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के समर्थक थे। अब मित्रों देखते हैं समाजवाद का लक्ष्य क्या है। तो फ्रेंड्स, समाजवाद का लक्ष्य है समाज का कल्याण करना। समाजवाद का मूल लक्ष्य है समाज का कल्याण करना। जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसका कल्याण किया जाए, गरीबी दूर की जाए, समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, समुदाय की भलाई करना ही समाजवाद है। वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी दैट इज सोशलिज्म। समुदाय की भलाई की जाए, समुदाय अच्छी तरह से जीवन जिए, अन्याय और शोषण को समाप्त करना, समाजवाद में इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, अर्थात न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जाती है, शोषण समाप्त किया जाता है, गरीबों, मजदूरों, शोषितों और वंचितों को समानता और न्याय दिलाया जाता है। इस तरह से मित्रों समाजवाद के द्वारा शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों समाजवाद के मूल तत्व, कोर एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म। समाजवाद का आधारभूत तत्व क्या है मित्रों? तो देखते हैं समुदाय। समाजवाद में समुदाय, कम्युनिटी को मुख्य महत्व दिया जाता है, क्योंकि समाजवाद समुदाय प्राथमिक है, व्यक्तिवाद में है। समाजवाद मानता है कि हमें समाज को प्राथमिकता देनी है, कम्युनिटी को प्राथमिकता देनी है, व्यक्ति को नहीं, क्योंकि व्यक्ति समुदाय का ही एक अंग होता है। इसी तरह से सहयोग, समाजवाद में परस्पर सहयोग की भावना से नैतिकता बढ़ती है। समाजवाद सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, क्योंकि इनमें म्यूचुअल कॉम्बिनेशन होगा तो नैतिकता बढ़ेगी। इसी तरह से फ्रेंड्स समानता, समाजवाद में सामाजिक और आर्थिक समानता को प्राथमिकता दी जाती है। समाजवाद वांट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। समाजवाद के द्वारा आर्थिक समानता और सामाजिक समानता को बल दिया जाता है, अर्थात जो आर्थिक गैप है, अमीरी गरीबी की खाई है, उसको पाटने का कार्य किया जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स समाजवाद में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय स्थापित किया जाता है। समाज में सर्वहारा वर्ग, जो कि शोषित वर्ग होता है, उसको प्रति जो अन्याय हुआ है उसको समाप्त किया जाता है। इसी तरह से यहाँ सामाजिक वर्ग देखा जाए तो मित्रों आर्थिक आधार पर शोषित और शोषक वर्ग की कल्पना की थी। समाजवाद में क्या होता है, कार्ल मार्क्स के द्वारा दो वर्ग निर्धारित किए गए थे, एक पूंजीवादी वर्ग था मित्रों और एक सर्वहारा वर्ग। जो पूंजीवादी होते हैं तो पूंजीवादी क्या करते हैं, जो सर्वहारा होता है, सामान्य जनता होती है, उसका शोषण करते हैं। इस तरह से शोषक और शोषितों के आधार पर दो वर्ग निर्धारित किए गए थे मित्रों। इसी तरह से सामूहिक स्वामित्व, समाजवाद में संपत्ति पर समुदाय और राज्य का सामूहिक स्वामित्व होता है। हालांकि वैज्ञानिक समाजवाद में कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्गहीन
और राज्य विहीन व्यवस्था की बात की गई थी। लेकिन बाद के समाजवादियों के द्वारा राज्य द्वारा प्रायोजित समाजवाद की बात कही गई थी। इसलिए संपत्ति पर समाज के साथ राज्य का स्वामित्व होता है, क्योंकि अब राज्य के द्वारा समाजवाद लागू किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, समाजवाद का विकास। तो समाजवाद का विकास कैसे होता है मित्रों? इसके कई चरण हैं, जिसमें से एक है आरंभिक समाजवाद। आरंभिक समाजवाद मित्रों क्या है? एक कल्पना लोकीय समाजवाद था, क्योंकि इसको मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स जो वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहलाता है, उसके द्वारा इसे कल्पना लोकीय समाजवाद कहा गया था। तो मित्रों देखेंगे, इसे कल्पना लोकीय समाजवाद कहा जाता है। मार्क्स ने इसे कल्पना लोकीय समाजवाद कहा था। प्लेटो और थॉमस मूर का समाजवाद, प्लेटो ने जो साम्यवाद दिया था और थॉमस मूर ने उटोपिया में समाजवाद दिया था। एक प्रकार का ये आरंभिक समाजवाद या कल्पना लोकीय समाजवाद या स्वप्निल समाजवाद कहलाता है, क्योंकि मित्रों केवल यहाँ ड्रीम दिखाया गया, सपना दिखाया गया था, इसलिए कल्पना की गई थी, कभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। अब देखेंगे मित्रों प्लेटो ने रिपब्लिक में परिवार और संपत्ति के साम्यवाद की चर्चा की है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिकन में साम्यवाद की चर्चा की है, लेकिन फैमिली और प्रॉपर्टी, परिवार और संपत्ति दो लोगों पर लागू होता है। लेकिन जो वैज्ञानिक समाजवाद है वह केवल संपत्ति के आधार पर लागू होता है। इस तरह से प्लेटो परिवार के क्षेत्र में, फैमिली के क्षेत्र में भी समाजवाद लागू करना चाहता था। और मित्रों प्लेटो के आदर्श राज्य में 3 वर्ग थे। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 3 वर्ग निर्धारित किए थे। एक दार्शनिक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा उत्पादक वर्ग, जिसमें से प्लेटो ने आरंभ के 2 वर्ग थे, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, उनके लिए परिवार का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद लागू किया था। इस तरह देखेंगे दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। समाज में कितने वर्ग थे मित्रों? समाज में 3 वर्ग थे। इसी तरह से देखेंगे मित्रों दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए ही साम्यवाद की व्यवस्था की थी। प्लेटो के द्वारा जिस राज्य में 3 वर्ग बताए गए थे, इन तीनों वर्गों में मित्रों उसने केवल दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए भी साम्यवाद की व्यवस्था की थी। इस तरह से उत्पादक वर्ग, जबकि आधुनिक समाजवाद में उत्पादक वर्ग को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इसने उत्पादक वर्ग को ज्यादा महत्व नहीं दिया था, बल्कि दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग को ही महत्व दिया था। इस तरह से देखेंगे आधुनिक समाजवाद में वर्ग विहीन व्यवस्था की जाती है, और कहता है आधुनिक समाजवाद राज्य विहीन। जो मार्क्स का सिद्धांत है वो तो यही कहता है वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज। लेकिन प्लेटो कहता है कि समाज में 3 वर्ग हैं, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक, जिसमें से ऊपर के 2 संरक्षक वर्गों के लिए साम्यवाद देता है और उत्पादक वर्ग को कोई महत्व नहीं देता है। लेकिन आधुनिक समाजवाद वो कहता है कोई वर्ग नहीं होगा, अर्थात जो 3 वर्ग हैं वो वर्ग नहीं होने चाहिए। साथ ही उत्पादक वर्ग होता है, जो लेबर फोर्स होता है, सर्वहारा वर्ग होता है, उसको ही इसने उच्च प्राथमिकता दी थी। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों थॉमस मूर ने उटोपिया की रचना की है। एक थॉमस मूर थिंकर हैं और उटोपिया पुस्तक लिखते हैं। इसमें ऐसे आदर्शवादी राज्य की कल्पना की है। थॉमस मूर ने एक आइडियल स्टेट की कल्पना की है, जिसमें पूर्ण समानता होगी और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। इस तरह से थॉमस मूर ने उटोपिया में इक्वलिटी की बात की है एंड नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वलिटी होगी, समानता होगी। लेकिन एक कल्पना की, कभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। इसी तरह देखेंगे मित्रों रूसो ने डिस्कोर्स ऑन ऑरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, रूसो के द्वारा ऑरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी पुस्तक लिखी गई है। इसमें क्या होता है, रूसो ने आधुनिक औद्योगिक समाज की कड़ी आलोचना की है। रूसो का आधुनिक औद्योगिक समाज है, इसके द्वारा विषमता पैदा की हुई है, इसलिए रूसो ने ऑरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी में औद्योगिक समाज की आलोचना की है। इस तरह से
विषमता और समानता पर रूसो ने भी विचार रखे हैं। रूसो का मानना था आरंभ में समानता थी, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री स्थापित हुई उसके बाद समानता खत्म हो गई। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज हमने इससे संबंधित एक वीडियो देखा है। इसी तरह से आगे और वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।